अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों फिर एक लिस्ट आई है जिसमें दुनिया के 10 बेहतरीन सिटीज़ का नाम दिया गया है। उसमें टॉप पे लंदन है। अब लोग कहते हैं कि यार लंदन वाले तो इतना रो रहे हैं कि लंदन का हाल ख़राब है, लेकिन हाल ख़राब होने के बावजूद कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लंदन बहुत ही दुनिया का बेस्ट सिटीज़ डिक्लेयर होता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तरह से हिस्टोरिकल कंट्री रहा है। पिछले 500-700 साल से दुनिया का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी रहा है। आज भी डाइवर्सिटी भी है, ठीक है, डाइवर्सिटी का लोग नाजायज़ भी फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन बहरहाल लंदन है। और ये है कि इसमें ज़्यादातर यूरोपियन सिटीज़ हैं, जैसे लंदन है, पेरिस है, एम्स्टर्डम है, जबकि 2 चाइना के सिटी हैं, फिर मेलबर्न सिडनी है। तो बहरहाल ये एक छोटी सी चीज़ रखनी थी। अजीज़ दोस्तों, फ्रांस का हाल ये है कि मुसलसल प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, और फिर अभी जो आखिरी प्राइम मिनिस्टर 2 हफ्ते पहले अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, तो उसने नो कॉन्फिडेंस मूव इसके खिलाफ आई थी, जिसको उसने सक्सेसफुली डिफीट दी थी और कॉन्फिडेंस का वोट ले लिया था। लेकिन स्टिल फ्रांस के हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं। वहाँ पे एक्सट्रीम राइट बहुत ही तेज़ी से अपनी जगह बना रही है। इसके बावजूद कि एक्सट्रीम राइट की जो लीडर हैं मरीन ले पेन, उनको कोर्ट के ज़रिए नाअहल डिक्लेयर किया गया कि वो कोई गवर्नमेंट पोजीशन में या इलेक्शन में नहीं जा सकती, लेकिन इसके बावजूद उसकी पार्टी ग्राउंड बना रही है। एक्स प्रेसिडेंट निकोला सार्कोजी को कोर्ट ने सज़ा दी है और वो 5 साल के लिए जेल भेजे गए हैं। वो अपनी बीवी के साथ हाथ पकड़ के निकले और जेल की तरफ गए और उनको सज़ा दी गई है। उनके ऊपर आरोप ये था कि 2007 से 2012 के इलेक्शन के लिए इन्होंने लीबिया से पैसे लिए थे और अपने इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए, लेकिन ये है कि वो आरोप साबित हुआ जब भी तो कोर्ट ने उनको सज़ा दी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक उदाहरण है पूरी दुनिया के लिए। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट्स को पूरी इम्प्यूनिटी हासिल होती है, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी ऐसा है जुर्म करता है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हमारे किंग चार्ल्स के छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू, उनको कई रॉयल टाइटल मिले हुए थे, पेंशन मिलती थी, रॉयल पे कम वो स्कॉलरशिप मिलती थी, पता नहीं क्या कुछ मिलता था। उनका नाम एप्स्टाइन फाइल की उसमें आया है। एप्स्टाइन फाइल आपको पता ही है कि उसमें यंग लड़कियों के साथ बलात्कार और सेक्स का और ये सारा था, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के भी नाम दिए जा रहे हैं, इमरान खान का भी नाम था, कई लोगों के थे। उसमें ये प्रिंस एंड्रयू के हवाले से काफ़ी चीज़ें आई। कई लड़कियों ने इस पे टेस्टिमनी दी है कि ये था, तो उस पर किंग चार्ल्स ने इसके सारे टाइटल छीन लिए। उसको अब रॉयल छतरी जो थी ना, वो उससे वापस ले लिए। तो ये डेमोक्रेसी की निशानी होती है। हालांकि यूके में मोनार्की है और यहाँ पे किंगडम को पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट और सिक्योरिटी हासिल है। इसके बावजूद किंग ने जब देखा कि इसके भाई ने एक गलत काम किया है, तो फिर उसको ये सारी रॉयल छतरी जो थी ना, वो इससे ले ली है। अब ये है कि केस क्या बनते हैं क्या नहीं, और अगर वो इसमें शामिल हुए और साबित हो जाता है तो उनको सज़ा भी होगी। तो फ्रांस में भी ये डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ की निशानी होती है कि आप किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन होल्डर को सज़ा दे सकते हैं अगर उस पर आरोप साबित हो जाए। अजीज़ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा, ये मेरे सामने आया तो आपके सामने भी रखूँगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई और जर्मनी ने धड़ाधड़ चारों तरफ हमले किए, तो नॉर्वे 61 दिनों में जर्मनी के आगे सरेंडर हो गया। फ्रांस 46 दिनों में जर्मनी के आगे सरेंडर हो गया। पोलैंड 55 दिन, ग्रीस 24 दिन, यूगोस्लाविया 18 दिन, बेल्जियम 18 दिन, हॉलैंड, नेदरलैंड 7 दिन, लक्समबर्ग 1 दिन,
डेनमार्क 6 घंटे, ये सब सरेंडर कर गए थे। आप सोचें उस वक्त जर्मनी कितना पावरफुल कंट्री था कि यूगोस्लाविया यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री था, जिसके बाद में 8-9 टुकड़े हुए ना। और यूगोस्लाविया उस वक्त सोवियत इन्फ्लुएंस में था। फ्रांस इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब इसकी कॉलोनियल पावर आप देखें उस वक्त में, वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी तो आधी दुनिया पे कब्जा था इसका। नेदरलैंड की कॉलोनीज भी इंडोनेशिया और कहाँ कहाँ थी। आप देखें मतलब ये सब बेल्जियम की कॉलोनी में इतना बड़ा कोंगो, रवांडा, बुरुंडी, ये सब कंट्रोल में आ गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हिटलर से जहाँ जो गलती हुई, अगेन आई एम सेइंग कि हिटलर को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था, एक फैशिस्ट आदमी था, उसने गलत जंग शुरू की थी। बॉटम लाइन, मैं एक रियलिस्टिक सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ कि जर्मनी की गलती वहाँ हुई जब उसने लेनिनग्राड पे हमला किया, जब उसने सोवियत यूनियन के ऊपर हमला किया, वरना वो पूरा यूरोप कब्जा कर रहा था, इंग्लैंड तक आने वाला था। लेकिन मतलब आप देखें पूरा फ्रांस कब्जा हो गया था, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, पोलैंड बढ़ता जा रहा था। अब अगर ये रशिया, सोवियत यूनियन को इन्वॉल्व ना करता ना, क्योंकि असल जर्मनी को हराया सोवियत यूनियन ने, ये इसमें कोई शक नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा कुर्बानी जो दी है सोवियत यूनियन ने दी है, पता नहीं कितने मिलियन फौजी इसके मरे थे। अमेरिका तो बहुत बाद में आया, डी डे पे आया है अमेरिका, नॉर्मंडी फ्रांस पे इसके शिप आके रुके थे, और तब तक जर्मनी तकरीबन जंग हार चुका था। अमेरिका ने जापान पे 2 बम मारे, एटम बम, तो वो उस रीजन में अमेरिका ने जंग ख़त्म कराने में रोल अदा किया, लेकिन वो भी इतना भयानक काम करके कि एटम बम मार दिए, तो इनह्यूमन है ना। लेकिन यहाँ पे जर्मनी को सोवियत यूनियन से अगर पंगा ना होता, या अगर एक मिसाल है वो सोवियत यूनियन के साथ अलायंस बना लेता, तो शायद आज यूरोप का नक्शा दूसरा होता, शायद आज अमेरिका भी इतनी बड़ी पावर ना बन पाता, और सोवियत यूनियन और जर्मनी दंदनाते फिर रहे होते। लेकिन बहरहाल जो हुआ अच्छा हुआ कि आफ्टर ऑल सोवियत यूनियन का स्टालिन और जर्मनी का हिटलर बहुत ही गलत आदमी थे, शैतान थे, और बच गया यूरोप उनसे। अजीज दोस्तों, अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जिराल्ड फोर्ड को कैरिबियन सी की तरफ भेज दिया है, और वो अब मेडिटेरेनियन सी में था, वहाँ से वेनेजुएला की तरफ चलना शुरू कर दिया है, और 8-9 दिनों में ये वहाँ पे पहुँच जाएगा। वेनेजुएला के ख़िलाफ़ अमेरिका की पूरी एक तैयारी है, नज़र आ रहा है कि वो वहाँ पे रेजिम चेंज करना चाह रहा है। बाकी इसको वेनेजुएला से कोई हमदर्दी, कोई मोहब्बत नहीं है। अब देखते हैं कि कौन वेनेजुएला की मदद करने आता है। अजीज़ दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा है कि हम ट्रेड पॉलिसी जो अमेरिका की है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी चेंज हो जाती है। 90s में कुछ और थी, 80s में कुछ और थी, 2000 में कुछ और थी, और आज अमेरिका ने तकरीबन अपने हर ट्रेडिंग पार्टनर के ऊपर टैरिफ ठोके हुए हैं। और यह है कि इससे फिर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि हम नए ट्रेडिंग पार्टनर्स बनाएं। यानी बात यह है कि बिल माहिर ने कहा था हाँ एक इंटरव्यू में, इसने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो टैरिफ वार शुरू की है ना, उससे इसने पूरी दुनिया को यूनाइटेड कर दिया है, हमारी सपोर्ट में नहीं, हमारे खिलाफ, यानी अमेरिका के खिलाफ। तो वाकई ऐसा ही, अब नए पार्टनर्स का मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन भारत के साथ और चाइना के साथ दोस्तियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यूके ने अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। यूरोपियन यूनियन की सदर गई थी अर्सला भारत और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ मिली और उनको ऑफर की कि आप हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो ये है कि अमेरिका अपनी टैरिफ वार शायद टेम्पररी तौर पे थोड़ा बहुत अपना अपर हैंड ले ले, लेकिन एंड ऑफ द डे अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा महंगाई इससे होगी और
इसके अपने पार्टनर अल्टरनेट रास्ते तलाश करेंगे और ब्रिक्स इस मामले में फिर स्ट्रांग होता जाएगा। इस वक्त सिचुएशन ये है कि अमेरिका के गवर्नमेंट शटडाउन को 37 दिन हो चुके हैं, सॉरी 25 दिन हो चुके हैं, जबकि 2018-2019 में ट्रंप के पहले टर्म में ये 35 दिन के लिए बंद थी, जो अमेरिका का रिकॉर्ड है। दूसरे नंबर पे भी ट्रंप का ही ये पीरियड है। फिर 21 दिन के लिए बंद हुई थी 95-96 क्लिंटन के दौर में, 16 दिन के लिए ओबामा के दौर में, और 5 दिन के लिए एक बार फिर क्लिंटन के दौर में हुई थी। लेकिन ट्रंप का दूसरी बार है कि 25 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, और यह है कि अमेरिका के अंदर एक अपने लोग, अमेरिका के लास्ट वीकेंड पे मिलियंस ऑफ अमेरिकन सड़कों पे आए थे ट्रंप के खिलाफ। अमेरिका की हिस्ट्री में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो ट्रंप की जो अपने कंट्री के अंदर जो वॉर है ना, वो बेमिसाल है। अजीज दोस्तों, चलते चलते 2-3 छोटी चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि स्वीडन में कोर्ट ने एक एरिट्रिया के रेफ्यूजी को डिपोर्ट करने से रोक लिया। एरिट्रिया के रेफ्यूजी के ऊपर ये केस साबित हो गया था कि इसने एक लड़की, स्वीडिश लड़की का रेप किया था। तो कोर्ट ने इसका जो आर्ग्यूमेंट दिया है ना, वो ये है कि रेप इतना ज़्यादा लंबा नहीं था, इसलिए उसको रिपोर्ट नहीं करें। क्या बोलूँ मैं आगे, इससे आप बताएं कि किस किस्म की चीज़ें हो रही हैं इधर। ये सब एक इकोसिस्टम है जो दुनिया को पता नहीं किस रास्ते पे लेके जा रहा है। अजीज़ दोस्तों, ये जो नक्शा है ना, उसमें जो ग्रीन कंट्रीज़ हैं ना, वो इज़राइल को रिकॉग्नाइज करते हैं, और जो ग्रे कंट्री है ना, वो इज़राइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते। इसमें खाली इंडोनेशिया है, अल्जीरिया है, लीबिया है, सऊदीया है, ये सब हैं। हालांकि कई मुसलमान कंट्री करते हैं, जैसे मोरक्को है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, ये है अपना इमारात है। और जो रेड और मरून कलर हैं, ये भी करते थे, खाली हमास की इस जंग की वजह से इन्होंने टेम्पररी सस्पेंड किया हुआ है। तो इज़राइल का केस मजबूत है, इसलिए कि दुनिया को पता है कि ये हदीस देख लें आप, सही मुस्लिम की 2922 नंबर की हदीस है, जिसमें कहा गया है कि क़यामत तो उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि एक भी यहूदी ज़िंदा है, और सारे यहूदियों को कत्ल कर दिया जाएगा। अगर कोई यहूदी किसी पत्थर या किसी दरख्त के पीछे छुपेगा, तो वो दरख्त पत्थर मुसलमान को आवाज़ देगा कि ए मुसलमान, मेरे पीछे ये यहूदी छुपा हुआ है। तो ये बिलीफ जब तक मुसलमानों के अंदर से, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के अंदर से आप नहीं निकालेंगे, तब तक पीस हो नहीं सकता। और मैं नहीं समझता कि ये बिलीफ आप निकाल सकते हैं इनके दिनों से, क्योंकि ये हदीस है, हदीस को मानते हैं ये। तो ये है सिचुएशन अजीज़ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।